Welcome to Secure Bytes by SecureZ, where cybersecurity meets the minds who shape its future. Tune in as industry leaders, cybersecurity experts, and elite hackers reveal their exploits, security research, and strategies that drive the digital world. I'm your host, Harsh Parekh. Mr. Pramod, welcome to our podcast. Thank you for introducing me. Pramod sir, can you share about आपकी journey in the IT industry, how you started, and how you become a pioneer in the Web3 industry? इंडस्ट्री में पायोनियर तो एक थोड़ा वर्ड है जो हैवी हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, पर वेब3 मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है। अगर मैं बैक में जाएँ तो अराउंड 2016 के अराउंड मैंने आईटी का नॉलेज एक्सप्लोर करते आईटी क्या होती है, कैसे काम करती है, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। और हमने स्टार्ट भी जर्नी ऐसे ही की थी कि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। जब हम धीरे-धीरे चीज़ें मतलब कर रहे थे, सॉफ्टवेयर बना रहे थे क्लाइंट्स के लिए या हम आउटसोर्स भी करते थे, तो बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आने लग गई थी अराउंड द क्रिप्टो स्पेस कि हमको क्रिप्टो में कुछ डेवलपमेंट करवाना है या वेब 3 में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पहले सुनी नहीं थी, जो रिक्वायरमेंट आती थी हमारे पास। तो वेब 3 या क्रिप्टो को एक्सप्लोर करने लग गए थे अराउंड 2018 के आसपास। तो फिर जैसे एक्सप्लोर करते-करते पता लगा कि वेब 3 सिर्फ़ क्रिप्टो करेंसी के लिए ही नहीं है। वेब 3 है जो एक नया इंटरनेट क्रिएट करता है, जहाँ पे यूज़र्स को फ्रीडम मिलती है अपनी। यूज़र डेटा कंट्रोल कर सकता है, ट्रांसपेरेंसी है। तो धीरे-धीरे चीज़ें सीख रहे थे, वेब 3 क्या होती है। तो बस ऐसे ही जैसे-जैसे सीखते गए वैसे-वैसे जर्नी चलती गई। Okay. And आपका इंस्पिरेशन टू स्टार्ट अ ट्रेडिंग एक्सचेंज? ट्रेडिंग एक्सचेंज का इंस्पिरेशन ऐसे था कि जैसे जैसे हमने भी शुरू के क्रिप्टो जानने लगे थे तो पता नहीं था क्रिप्टो होता क्या है या फिर ये ट्रेडिंग क्या होती है। कोई उस टाइम अराउंड 16 या 17 के आसपास ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं थे कि कोई ट्रेडिंग सिखा सकता हो। अगर मैं कुछ नहीं आता मेरे को, मैं एक बिगिनर हूँ। मैंने क्रिप्टो का नाम सुना है, मुझे ट्रेड करना है तो मुझे इंटरनेट पे भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी मुझे ट्रेड कैसे करना है। क्योंकि उस टाइम शुरुआती आज की डेट में तो बहुत सारा कंटेंट है। सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब पे है, एक्सचेंजेस भी बहुत सारे हैं जो आपको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था, जब मैंने ट्रेड बिटकॉइन सुना था तो ऐसा कुछ नहीं था। तो एक लैक था कि कैसे बाय करें बिटकॉइन को और होता क्या है बिटकॉइन? मैं क्यों बाय करूँ? क्यों इसको होल्ड करूँ? तो ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमको कुछ नहीं था। तो जब हम और डीपर गए क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टेक से था तो मुझे समझने में थोड़ा दिक्कतें नहीं आई। तो मेरे लिए तो ट्रेड मैं जो बाहर की कंपनीज़ हैं, फॉरेन एक्सचेंजेज़ हैं, मैं उनको यूज़ करने लग गया मेरे पर्सनल यूज़ के लिए। लेकिन एज़ ए यूज़र जो टियर 2 सिटी, टियर 1 सिटी में भी बहुत सारे ऐसे यूज़र होंगे जो कोई जानता होगा टियर 1 लेकिन नहीं जानते थे। टियर 2, टियर 3 तो आप भूल ही जाओ कि क्रिप्टो में कोई ट्रेड भी कर सकता है उस टाइम पे। तो ये दिमाग में हमेशा रहता था कि कैसे कोई अगर एक नया यूज़र है तो ट्रेड कैसे करे? कोई अगर मैं एग्ज़ाम्पल बाइनेंस का लूँ, बाइनेंस पे कोई भी आप आईएनआर डिपॉज़िट नहीं कर सकते। आपको ट्रेड करना है तो आपको क्रिप्टो भेजनी पड़ेगी वहाँ पे। अब क्रिप्टो पे एक तो मुझे क्रिप्टो का नॉलेज ही नहीं क्रिप्टो होता क्या है? तो मैं क्रिप्टो किसी दूसरे को भेज भी नहीं सकता। मुझे ये नहीं पता भेजते कैसे क्रिप्टो? तो ये सारी चीज़ें इश्यू था जब हमने ये सोचा कि चलो ठीक है, एक बार डिसाइड करते हैं कि अपन एजुकेट करना स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं जहाँ यूज़र्स को अपन एजुकेट भी करेंगे, क्रिप्टो क्या है। साथ में उनको एक और अपॉर्च्युनिटी देंगे कि आप एक हमारा पे प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। प्लेटफ़ॉर्म बनाने का मोटिव भी ये था कि जितना सिंपल हम रख सकें, किसी यूज़र को क्रिप्टो नहीं पता, फिर भी अगर वो क्रिप्टो डाउनलोड करता है, तो उसे किसी से पूछना ना पड़े कि बिटकॉइन खरीदना कैसे है। तो बस यही था हमारा मोटिव कि यूज़र आए, जो यूज़र जो जर्नी है, यूज़र आया, रजिस्टर किया, अपनी केवाईसी परफ़ॉर्म किया, आईएनआर उसको डायरेक्ट बैंक अकाउंट मिला, वो आईएनआर डिपॉज़िट किया, उसने बिटकॉइन को बाय का ऑप्शन बटन मिला, वो एक बटन क्लिक किया, बाय हो गया। जब उसको सेल करना है, एक बटन मिला सेल का, सेल कर दिया, सिंपल। और साथ में हमने इसी के साथ हमने हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, उन पे भी हमने
इसी टाइप के कंटेंट हमने शुरू से ही हम डालते थे कि यूज़र आए, वो सीखे चीज़ों को। क्रिप्टो क्या है, वेब3 क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। तो बस यहीं से जर्नी स्टार्ट हुई थी। इसी स और हमने जब स्टार्ट किया था, तो शुरू के 5 टू 6 मंथ में हमारे लगभग 5 लाख प्लस यूज़र्स हो गए थे। तो रीज़न भी यही था कि हमने जो सिम्प्लिसिटी रखी प्लेटफ़ॉर्म पे, जो नए यूज़र्स थे उनके लिए, तो यूज़र्स का अट्रैक्शन भी हुआ कि हाँ, चलो हमारे लिए एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ हम स्टार्ट कर सकते हैं क्रिप्टो ट्रेड एक आसान तरीके से। आपने सन क्रिप्टो कौन से ईयर में स्टार्ट किया? नवंबर 21। नवंबर 21। एंड आज सन क्रिप्टो पे कितने एक्टिव यूजर्स है आपके पास पर डे? मोर देन 1 मिलियन वेरिफाइड यूज़र्स हैं, और जो रेगुलर ट्रेड करते हैं, वैसे ट्रेड तो सभी करते हैं, पर अगर मैं मंथली या क्वार्टरली में एवरेज अगर निकालूँ तो 5 लाख प्लस यूज़र हैं जो क्वार्टरली ट्रेड करते हैं। प्रमोद सर, जब आपने ट्रेडिंग एक्सचेंज स्टार्ट करने की ठानी, एट दैट पॉइंट कुछ ऐसे की चैलेंजेस जो आपको फेस हुए हो? एज ए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज तो सबसे बड़ा तो जो इश्यू रहता है वो सिक्योरिटी और फंड की सेफ्टी से रिलेटेड रहता है। इस क्रिप्टो के स्पेस में बहुत सारे स्कैम्स हैं, हैक्स हैं, तो यूजर्स का ट्रस्ट गेन करना बहुत हार्ड है क्रिप्टो स्पेस में। पर एज एन एक्सचेंज यूजर हमारे पास फंड रखता है तो वो और भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो की चैलेंज ये थे कि हम यूजर्स को ट्रस्ट कैसे दिलाएं। अगर यूजर हमारे पास ट्रेड कर रहा है, वो फंड अगर रखता है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था कि जो शुरू की जर्नी थी हमारी लगभग 2 साल की, उसमें तो यही क्वेश्चन आते थे हमारे पास मेन, तो कि हमारा फंड सेफ है, सन क्रिप्टो सेफ है, कैसे सेफ है। तो लेकिन हम रेगुलर इसी चीज़ पे हम काम कर रहे थे इनिशियल डेज में, कि हम यूजर्स को बताएं कि हम कैसे सेफ हैं। हमारे पास जो फंड है वो एक्चुअल में है भी नहीं रिजर्व में, या यूज़र ने आया ट्रेड किया, हमारे पास तो रिजर्व है नहीं, हमने कहीं और यूज़ कर लिया यूज़र फंड को। तो ये सब चीज़ हम पब्लिश करते हैं कंटिन्यूसली, हमारे जो रिजर्व के प्रूफ्स हैं हम कंटिन्यूसली पब्लिश करते आए हैं। हम यूज़र्स को भी ये बताते हैं कि हम क्या प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, हमारी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हम सिक्योरिटी कैसे हम मेंटेन रखते हैं फंड्स की, हम इंश्योरेंस है या नहीं है हमारे पास, अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो हम कैसे उसको रिकवर करेंगे। ये सब चीज़ें हम रेगुलर यूजर्स को बताते रहते हैं। आर्टिकल्स भी जाते हैं, यूट्यूब वीडियोज भी आते हैं। ओके, मेरा अगला सवाल है वेब3 इकोसिस्टम के रिलेटेड। हमारे पास ऑलरेडी एक वर्किंग वेब2 इकोसिस्टम है जो हम पिछले लास्ट 20 ईयर्स से डेवलप करते आए हैं। एंड आज अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे अच्छे सिक्योरिटी टूल्स है वेब2 इकोसिस्टम में। हमारे पास काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है जो एग्जिस्टिंग कंपनीज यूज़ कर रही है नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में। इन दिस वर्ल्ड, अब वेब3 इकोसिस्टम, इसके एप्लीकेशंस हमारे लिए क्या है, ये नई टेक्नोलॉजी लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके यूज़ केसेस आप बता सकते हैं? तो वेब3 एक सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, एक इकोसिस्टम है जिसको यूजर्स ने बनाया है, कम्युनिटी ने बनाया है। मैं अगर जैसे एग्जांपल कोई लूँ तो एक कोट है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। सेम यहाँ पे है कि कम्युनिटी ने, लोगों ने अपने लिए बनाया है, खुद के लिए, फॉर द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी। यहाँ पे कोई भी रेगुलेट नहीं करता चीज़ों को। यहाँ यूज़र अपना कंसेंट देता है कोई भी इंटरेक्शन करने से पहले, किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी आप वॉलेट समझ लो, यूज़र अपना कंसेंट देगा। डेटा भी यूज़र के कंसेंट बिना कहीं नहीं जाता। वेब 2 में आपने बोला वेब 2 कंपनीज़ हैं जो बहुत बड़ी टेक कंपनीज़ है, वो क्या करती हैं, एक इंटरनेट को ओन करती हैं। मैं अगर किसी बड़ी कंपनी का गूगल, फिर आप मेटा देख लो, इनके पास बहुत सारा डेटा है। ये उस डेटा को भी ओन करती हैं। आपके कंसेंट अगर है मेरा डेटा कहीं शेयर नहीं होगा, या कोई किसी भी पर्पज़ के लिए मेरा डेटा यूज़ नहीं होगा, पर आप उसको देख नहीं सकते, आपका डेटा कहाँ यूज़ हो रहा है, आप डेटा के साथ क्या किया जा रहा है। वेब 3 इकोसिस्टम में ये ट्रांसपेरेंसी है कि आपको पता होता है कि मैंने मेरा कंसेंट दिया तो मेरा डेटा कहीं डिस्प्ले हुआ है, या मेरा डेटा मैंने मेरे कंसेंट से ही गया है। डेटा वहाँ पे एन्क्रिप्टेड होता है। आप जब तक आप कोई चीज़ साइन नहीं करते, या अभी एक नई टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन में आने लग गई, जीके, ज़ीरो नॉलेज, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। मैं अगर वेब 3 में कोई, जैसे ब्लॉकचेन का एक नेचर है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स यहाँ वहाँ पे कोई भी अथॉरिटी नहीं है।
कि जो आप कंट्रोल कर सकती है। अगर मैं एक कोई एग्ज़ाम्पल लूँ, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल, एक गाँव है, जहाँ लोग अपना-अपना अलग काम करते हैं। कोई खेती कर रहा है, कोई आर्ट बना रहा है, कोई एजुकेशन कुछ कर रहा है, कोई टेक में कुछ कर रहा है। होता क्या है, उस गाँव में एक हवेली समझ लो, एक हवेली है, जो सारा वहीं पे जाता है। मैंने कुछ भी फार्मिंग की, मेरा जो भी फसल है, वहाँ जाएगी। मैंने कोई भी नया आर्ट बनाया, सारी वहाँ जाएगी। वो हवेली कंट्रोल करती है आगे कौन सेल करने के लिए। अगर मुझे एक फार्मर ने फार्मिंग की, उसका सामान माल गया हवेली में, हवेली में आगे कॉन्ट्रैक्ट करके जो भी हैं, दुकान है, कोई बड़े वेयर हाउसेज़ हैं, मॉल्स हैं, तो वो डायरेक्ट वहाँ से डील करते हैं। जबकि किसान को मान लो वहाँ पे किसी का सामान ₹1000 में भी उन्होंने सेल आउट किया। गाँव वालों को वो सामान मिल रहा है 100 के रुपए मिले बदले ₹100 मिले। तो होता क्या है, उस गाँव जो भी गाँव के लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि मैं जो बनाया, मैंने जो सर्विस दी, वो फाइनल वैल्यू में कितनी बिकी? क्योंकि उसके बीच में कोई एक अथॉरिटी है जो कंट्रोल कर रही है। कोई भी एक ऐसी, अब कोई मान लो मैं उस गाँव का रहने वाला हूँ, मैं जाके हवेली में किसी को बोलता हूँ कि नहीं, हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअल क्या बिहाइंड में जो भी चीज़ें चलती हैं, वो कैसे चल रही हैं। तो मुझे वहाँ से भगा दिया जाएगा या मुझे सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। ये है वेब 2। अगर सपोज़ करें अब यही गाँव वेब 3 में शिफ्ट हो जाए, जहाँ गाँव वाले बोलें कि नहीं, हमको किसी एक अथॉरिटी पे डिपेंड नहीं करना, हम अपनी एक ऑर्गेनाइज़ेशन चलाते हैं। उस ऑर्गेनाइज़ में हम अपना तय करेंगे कि हम अपना सामान कहाँ बेचना है, और जो भी बेचेंगे वो एक किसी सिस्टम में हम डालेंगे। मान लो मैंने कोई भी आर्ट बनाई, आर्ट में मेरा क्यूआर होगा, उस क्यूआर को मैं, ये क्यूआर होगा, अब ये जहाँ भी सेल आउट होगा, वहाँ एक तो मेरे गाँव में मेरी पूरी जर्नी होगी उसके ऊपर, मैंने ये आर्ट बनाई है। जहाँ भी अब सेल आउट होगा, तो जिस-जिस पॉइंट से गुज़रेगा, वहाँ पे ये स्कैन होगा और वहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी। वो अगर 5 स्टेप में किसी मॉल में जा रहा है, तो पाँचों स्टेप की जर्नी होगी वहाँ पे, कि मैंने इस प्रोडक्ट को ₹100 में सेल किया किसी भी एक आदमी को। अब वो अगली एंट्री डालेगा कि मैंने इसको मॉल में पहुँचाया 150 तक। अब कस्टमर उस पास जा रहा है ₹500 में, तो एक ट्रांसपेरेंसी होगी। जो डेटा ब्लॉकचेन रिकॉर्ड होगा, तो ये सभी को पता होगा कि जो भी चेन में है, कि ये ओरिजिनेट यहाँ से हुआ, इतने रुपए में इसको बना, कहाँ, और जब फाइनल वैल्यू ये थी, तो जिसने भी ये चीज़ें बनाई, आर्ट जिसकी भी थी, उसको एक फेयर प्राइस मिलेगी। दूसरा, अब हमने एक वेब 2 को सिस्टम से बाहर कर दिया, है ना? वे वेब 2 में जब एक अथॉरिटी वो कंट्रोल करती है बाकी चीज़ों को भी चलाने में भी, ऑर्गेनाइज़ करने में भी। अब वेब 3 में चीज़ें अब ऑर्गेनाइज़ कैसे होंगी? हमने सामान तो अपना, चलो ठीक है, हमने एक कम्युनिटी बना के सेल आउट करने लग गए। अब गाँव कैसे चलेगा? अगर सपोज़ करो, मैं समझ करता हूँ कि डाओ एक टर्म है वेब 3 में, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइज़ेशन। उसमें एक ही गाँव वाले अपना एक रूल बनाते हैं डाओ में, कि जिसने भी जितना गाँव के जितने फैसले होंगे, वो ले सकता है, जो वोट करेगा डाओ में। और डाओ के वोट की कीमत होगी, जो जितना गाँव के विकास में जितने मदद किया होगा, कोई अमाउंट दिया होगा, कुछ काम किया होगा, वो जितना काम किया, उस वोट की वैल्यू उतनी होगी। किसी ज़्यादा काम किया, तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसने कम काम किया, उसके वोट की वैल्यू कम होगी। तो डाओ में जब भी वोटिंग आएगी, तो ये डिसाइड करेगी कि गाँव कैसे चलेगा, गाँव का विकास कैसे होगा। तो वेब 3 और वेब 2 में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है, कम्युनिटी खुद चलाती है, वो फैसले अपना खुद ले सकती है, अपनी आइडेंटिटी किसी को देना है, नहीं देना, सिक्योरिटी, हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है। एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे मैंने आर्ट का एग्ज़ाम्पल लिया, अब एनएफटी है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे एनएफटी, मैं अपने एनएफटी क्रिएट कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म जाके सेल कर सकता हूँ, मुझे किसी बीच में किसी थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे गेमिंग से रिलेटेड है, तो मैं गेमिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, डिसेंट्रलाइज़्ड गेम्स हैं,
वहाँ प्ले टू अर्न वाले गेम्स हैं, हम वो खेलते हैं। डाओ एक एग्जांपल मैंने लिया। वेब 3 का एक और एग्जांपल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कोई प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वो कहाँ से होके जा रहा है, और फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ तक है, वो पूरा डेटा अगर ब्लॉकचेन पे होता है तो वो एक चेन मैनेजमेंट में के लिए बहुत सिंपल होता है बिजनेसेस के लिए। कि एक तो ब्लॉकचेन डेटा टेम्परेबल नहीं होता, कोई डेटा को टेम्पर नहीं कर सकता। कोई प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा उसका, और जो जिसने भी ओरिजिनेटर है वो ट्रैक कर सकता है कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा, उसको ट्रैकिंग आसान होती है। एक और एग्जांपल है तो डीएप्स हैं, डिसेंट एप्लीकेशन, जो जैसे इथेरियम की टाइप की ऐसी है कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करता है। कोई भी वहाँ पे जाके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकता है, कोई किसी टाइप के एप्लीकेशंस बना सकता है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जो होते हैं बना सकते हैं। डीफाई है, अगर मुझे कुछ एसेट मेरे पास है, मैं होल्ड करता हूँ एसेट, तो मैं लैंड कर सकता हूँ किसी प्लेटफॉर्म पे। मुझे बोरो करना है, मैं बोरो कर सकता हूँ। और ये होते हैं सारे ब्लॉकचेन पे ही। इसमें एक जो इन्वॉल्वमेंट होता है थर्ड पार्टीज का, जो खत्म हो जाता है। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस फाइनेंस में देखूँ तो बीच में बैंक्स आता है, कोई एनबीएफसी होगी जो इन चीज़ों कंट्रोल करती है। किसी एक पर्सन से वो अमाउंट लैंड करवाएगी, किसी को बोरो के लिए देगी। उसमें एक अनसिक्योरिटी रहती है। इनसिक्योरिटी ऐसे रहती है जैसे मैंने किसी बैंक को पैसे दिए, बैंक बंद होता है, तो मुझे वो पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिले। कोई ऐसी कंपनी जिसको मैंने लैंड किया है, वो पैसे मुझे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वेब 3 के में अगर मैं लैंड करता हूँ तो मैं मेरा एसेट होल्ड करता हूँ, तो मुझे वो ब्लॉकचेन पे दिखता है कि मैंने जहाँ होल्ड किया वो वहीं पे है। मैं उसको जब चाहूँ तब, अब वो मेरे कंट्रोल में है कि मैं जब चाहूँ उसको वापस ले सकता हूँ, या जो मुझे और जैसे मुझे टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है तो मैं और उसको स्टे पे रख सकते हैं। किसी ने बोरो किया है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि मैं बोरो जो मैंने किया है वापस मैं अपना इंटरेस्ट के साथ वापस पे करूँ। मेरा जो एसेट मैंने अगर लैंड किया तो मुझे ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा। तो वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी रहती है। ये जो इंटरेस्ट है वो आपको कौन पे करता है ये केस में? देखो, जैसे जो डीफाई भी सेम ऐसे ही काम करते हैं जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस काम करते हैं। मैंने अपना एसेट लैंड किया, तो जब तक मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जब तक मेरे एसेट को कोई बोरो नहीं करेगा। सामने अगर कोई बोरोवर आता है, वो बोरो करेगा, वो बोरो करने के बाद जो वो इंटरेस्ट पे करेगा वो मुझे मिलेगा। ओके। और ये सारा चलता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है, बिनांस फॉर एग्जांपल, जब हम वहाँ पे स्टेक करते हैं तो द प्लेटफॉर्म दे वुड लेंड आवर मनी टू समवन एल्स, एंड फिर वहाँ से जो हमें इंटरेस्ट आता है, दैट इज द इंटरेस्ट दैट प्लेटफॉर्म पे अस। बाइनेंस जो इंटरेस्ट देता है, जो उसके जो सिंपल एंड प्रोडक्ट्स हैं, वो ट्रेड इस डीफाई के नहीं है। डीफाई का मतलब होता है कि बीच में कोई एंटिटी नहीं आएगी। बाइनेंस अगर मतलब बाइनेंस एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, हम इसको वेब 3 नहीं बोल सकते। वेब 3 मतलब है कि जो मेरे पास जो एसेट है मैं डायरेक्ट किसी ब्लॉकचेन पे या किसी प्रोटोकॉल पे डालूंगा बिना किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के। बाइनेंस जो करता है वो एक यूजर के बिहाफ पे स्टेक का अमाउंट को किसी प्लेटफॉर्म पे वो या तो लैंड करता है या उसको स्टेक करता है। ओके। अब ये भी अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे डीफाई में तो सिर्फ लैंड और बोरो होता है, जबकि बाइनेंस तो स्टेक से भी देता है। बहुत सारे ब्लॉकचेन जो काम करती है स्टेक पे काम करती है कि आप अपना फंड स्टेक करो। आप एज ए स्टेक करते ही आप एक उस डाओ के एक मेंबर बन गए जो वोट कर सकते हो। तो अगर आप उस ब्लॉकचेन पे जितना भी ट्रांजेक्शन फीस जो कलेक्ट हुई, उसमें से उतना अमाउंट आपके शेयर में आया जितना आपने वोट किया है। ओके। तो वो एक अलग अलग है। स्टेकिंग से इनका अर्निंग्स आती हैं वो एक अलग होती हैं। डीफाई से जो लैंड है बोरो से जो इंटरेस्ट या जो हम पे करते हैं इंटरेस्ट, वो अलग होता है। ओके सर, अगर हम वेब3 इकोसिस्टम का डेवलपमेंट इंडिया में देखें, आपको क्या लगता है इन द पास्ट फ्यू इयर्स हाउ वेल द इंडियन डेवलपर्स एंड द होल एज अ कंट्री इंडिया, ये कैसे डेवलप हुई है, एंड हाउ क्विकली आर वी अडैप्टिंग दिस इकोसिस्टम? इंडिया में जो वेब 3 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो वैसे भी, जैसे मैं वेब 2 में जाता हूँ, वेब 2 में वैसे भी इंडिया लीडर रहा है टेक में। आज भी लीडर है टेक में।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है वेब 3 में गई, तो डेवलपर्स भी हैं जो शिफ्ट हुए हैं। तो इंडिया है, पावर हाउस है। तो अगर मैं टेक के पॉइंट ऑफ देखूँ तो इंडिया में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। प्लेटफॉर्म्स लाइक सनक्रिप्टो भी अभी लास्ट के 3 या 4 साल में ग्रो हुआ है। हम बहुत बड़े स्केल पे नहीं बोल सकते, लेकिन इस वेब 3 इकोसिस्टम में भी इंडिया जैसे कंट्रीज में कंपनीज बिल्ड हो रही हैं। वेब 3 में स्टार्टअप्स आ रहे हैं। सनक्रिप्टो आया, हमने 1 मिलियन प्लस यूजर हमने एक्वायर किए। और भी प्लेयर हैं, कंपनीज लाइक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन एक बहुत बड़ा प्लेयर है। इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी देख रहे हैं कि हाँ, हम कैसे वेब 3 में एंटर हो सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अभी फॉरेन कंट्रीज में आ चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो जहाँ जो बड़ी बड़ी फंड मैनेजर्स हैं, ब्लैक रॉक है, और भी हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं। इंडिया में भी अभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो देख रहे हैं कैसे एंटर करना है। इंडिया में रेगुलेशंस भी का भी इम्पैक्ट है। इंडिया ने, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगाया क्रिप्टो के अर्निंग्स पे, TDS भी है। तो वेब 3 इंडिया में है अभी। जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, वेब 3 का अडॉप्शन भी इंडिया में बहुत अच्छा है। अगर चेनालिसिस का डाटा देखें तो चेनालिसिस के अकॉर्डिंग तो इंडिया नंबर 1 है क्रिप्टो का अडॉप्शन में। We have most users now who are actively participating in the crypto ecosystem. Yes. सर, एक आपने पॉइंट कहा इंडिया में गवर्नेंस का। क्रिप्टो द वेब 3 इकोसिस्टम जो क्रिप्टो करेंसी है, इसमें हम देखते हैं द नेचर ऑफ दिस एंटायर इकोसिस्टम इज डिसेंट्रलाइजेशन, किसी का कंट्रोल ना रहे। इतने सालों से जो हमारी फिनेंस इंडस्ट्री है, द BFSI सेक्टर, वो इस तरीके से डेवलप हुई है कि यहाँ पे गवर्नेंस एंड कंप्लायंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एवरी सेक्टर, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो बैंकिंग हो, यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। द प्लेटफॉर्म हैज टू कंप्लाई विद दोस रूल्स टू लॉन्च, टू बी पब्लिकली अडेप्टेबल। आपके ऐसे क्या आइडियाज है जिससे हम क्रिप्टो करेंसी को भी रेगुलेट शायद कर पाए इस तरीके से कि फिलहाल जो स्कैम्स हो रहे हो, फिलहाल जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, यूजर अवेयरनेस को हम बढ़ा पाए? व्हाट आर सम ऑफ योर आइडियाज जिससे हम क्रिप्टो करेंसी को भी इस तरीके से फ्रेम कर पाए, इस तरीके से बना पाए कि यूजर्स उसको इजीली अडेप्ट कर पाए विद सेफ्टी? क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन में गवर्नेंस की जब बात आती है तो सबसे बड़ी इश्यू जब आता है डिस्कशन में, तो यही आता है कि जो नेचर है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। ट्रांसपेरेंसी है ब्लॉकचेन में। तो उस ट्रांसपेरेंसी का एक बेनिफिट ये होता है कि जो भी एक्टिविटी होती है ब्लॉकचेन पे, चाहे वो इलिसिट एक्टिविटी हो या ट्रांजैक्शंस हो, कुछ भी हो, वो सारे रिकॉर्ड होते हैं और वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। एक फाइनेंस बिजनेस में सबसे बड़ा जो इश्यू आता है वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड होता है, या फिर कुछ गलत एक्टिविटीज के लिए फंडिंग का होता है। इन सब चीज़ों के कंट्रोल के लिए एक कंट्री अपने लेवल पे तो रेगुलेशन नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी नेचर भी क्रॉस बॉर्डर है। मैं अगर किसी भी एक कंट्री गवर्नमेंट चाहे कि मैं क्रिप्टो को रेगुलेट करना है, तो अपने कंट्रीज में जितनी भी एंटिटीज हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको उनके लेके ही वो एक रेगुलेशन नहीं ला सकती। जब वर्ल्ड वाइड एक कॉमन रेगुलेशन होगा तो ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं। जितने भी एंट्री पॉइंट हैं क्रिप्टो में या एग्जिट पॉइंट हैं, उन पे चेक्स हों कि को जो भी पर्सन एंट्री ले रहा है लेजिट है, उसका KYC परफॉर्म हो, AML परफॉर्म हो, एग्जिट पॉइंट पे हो। तो जितने भी एग्जिट हैं या इन हैं, वहाँ पे चेक लग जाएगा कि हाँ, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं किसी ब्लॉकचेन पे या कि कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है वो लेजिट है। बहुत सारे ऐसे टूल भी हैं जो ये चीज़ें एनालिसिस करके बताते हैं। वो ये बताते हैं कि हाँ, ये जो कोई भी ट्रांजेक्शन आया वो कितना रिस्की है, कहाँ से ये इन्वॉल्वमेंट था। दूसरा ये है कि ये सिर्फ चीज़ें सिर्फ रेगुलेशन से भी नहीं हो सकता कि चलो एक वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन हो गया। इनकी एक अवेयरनेस भी बहुत सारी चीज़ है। गवर्नमेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं
चाहे गवर्नमेंट है, स्टेक होल्डर्स है, कंपनीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनका एक कॉमन ग्रुप हो जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो ओपनली कि क्रिप्टो में या ब्लॉकचेन में इसमें क्या चलता है, कैसी चीज़ें काम करती हैं, अवेयरनेस हो, रेगुलेशंस पे बात हो, कंट्रोल्स पे बात हो। और लेकिन अब जहाँ कंट्रोल या रेगुलेशन बात होती है तो कहीं न कहीं डिसेंट्रलाइजेशन है ना, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। पर एज़ ए वेब 3 या मैं जो सोचता हूँ वेब 3 में या डिजिटल में तो एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो भी डिस्कशन हो वो ये हो कि बिना डिसेंट्रलाइजेशन को कुछ किए। रेगुलेशन भी हो, चेक्स भी हों, लोग एजुकेट भी हों, गवर्नमेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर कॉमन वर्ल्ड वाइड अगर एक साथ रेगुलेशन आता है या कंट्रीज़ या फिर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो एक ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसी हो जो इन सब चीज़ों पे काम करे, तो थोड़ा ईज़ी हो सकता है। हमारे पास फिलहाल कोई ऐसी बॉडी है, एन इंटरनेशनल बॉडी जो ये चीज़ों पे काम कर रही हो? वर्ल्ड वाइड तो एफएटीएफ है जो सिर्फ से मॉनिटर करता है। एफएटीएफ ये देखता है कि किस कंट्री में कितना रिस्क है। एफएटीएफ एक्टिवली काम भी कर रहा है क्रिप्टो से रिलेटेड। एफएटीएफ की गाइडलाइन भी हैं, रेगुलर वो मॉनिटर भी करता है, हर एक कंट्रीज़ को रिस्क भी रेटिंग भी देता है। एफएटीएफ के मेंबर्स हर एक कंट्री में, हर एक गवर्नमेंट के साथ, हर एक स्टेक होल्डर्स के साथ टच में भी रहते हैं। वो भी चीज़ समझते हैं, रेगुलेशंस कैसे लाएँ। पर प्रॉब्लम ये है कि जब बात आती है क्रॉस बॉर्डर की, तो फिर वहाँ पे डिपेंड करता है कि अब सिर्फ एफएटीएफ ही काम अकेला ये चीज़ें मॉनिटर नहीं कर सकता। हर एक कंट्रीज़ को एक इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करना पड़ेगा, साथ भी काम करना पड़ेगा। सर, आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा केवाईसी का। अब जो रजिस्टर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे तो केवाईसी ऑलमोस्ट हर एक प्लेटफॉर्म पे यूजर्स की होती है। बट जब हम प्राइवेट वॉलेट्स की बात करें, अगर प्राइवेट वॉलेट्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, देन हाउ कैन द सिस्टम ट्रैक दोस ट्रांजैक्शंस? क्रिप्टो का नेचर ही ये है कि कोई भी सिस्टम में आ सकता है, सिस्टम में इंटरैक्ट कर सकता है, ट्रांज़ैक्शन परफॉर्म कर सकता है, अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकता है। जो एएमएल या केवाईसी चेक्स हैं वो मैंने पहले अभी जैसे मैं बताया कि इन और आउट पे ही हो सकता है। कोई भी प्राइवेट वॉलेट है वो कहीं न कहीं से फंड होगा। मनी इसमें कहीं न कहीं से मैं कोई भी एक मेटामास्क मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जैसे मेटामास्क जैसे क्रिएट किया, एक वॉलेट क्रिएट किया, वो तो मैंने कर लिया, प्राइवेटली कर लिया। लेकिन उसमें फंड कहीं से तो आएगा। या मैं फंड कहीं भी मान लो मैंने 10 में अलग-अलग अकाउंट बनाए मेटामास्क में, मैंने फंड उसमें घुमाया। मैं किसी एक ए पर्सन को सेंड किया, ए ने बी को किया, बी ने सी को किया, एक चेन भी बनी। फंड कहीं तो एग्ज़िट होगा, कहीं तो वो फिएट में कन्वर्ट होगा। हो सकता है बीच में किसी सेंट्रल एक्सचेंज में भी इंटरेक्ट में है, हो सकता है किसी सर्विस प्रोवाइडर के इंटरेक्शन में आए। तो कहीं न कहीं तो ऐसा एक चेक हो एंट्री पे, एग्ज़िट पे, जहाँ केवाईसी परफॉर्म हो। तो हम आसानी से जो ट्रैक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है मिक्सर्स भी आते हैं, कोई किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्शन किया, मिक्सर्स आए तो वहाँ पे चेन ब्रेक हो जाती है। व्हाट इज अ मिक्सर? मिक्सर्स मतलब जैसे इथेरियम के लिए है टोर्नेडो कैश। मिक्सर्स क्या करते हैं, एक बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे यूज़र इन फंड्स को इन करते हैं। अब जब जैसे मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने मान लो 5 इथेरियम्स मैंने डाले, मैंने मेरे एड्रेस से डाले और मैं उसी टाइम पे या बाद में मैं एक दूसरा एड्रेस टोर्नेडो कैश पे डालता हूँ, फंड आउट करने के लिए। तो होता क्या है, टोर्नेडो कैश पे बहुत सारे डालने वाले भी हैं, बहुत सारे निकालने वाले भी हैं। तो जो मैं जिस एड्रेस से मैं मेरा फंड डाला था, वो किसी और को जाएगा और हो सकता है एक इथेरियम में मैंने जैसे 5 इथेरियम डाले, तो हो सकता है 5 इथेरियम किसी को जाए, 1 इथेरियम किसी को जाए। हो सकता है जो मैंने 5 डाले वो मेरे को 5 इथेरियम जो आने वाले वो 0.11 इथेरियम भी आए मेरे पास अलग-अलग एड्रेसेस से। तो वहाँ पे चेन ब्रेक हो जाती है। वहाँ पे एक ये आइडेंटिफ़ाई करना, एक चेन ब्रेक होने के बाद ये आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल हो जाता है कि फंड्स की चेन्स कहाँ तक, लेयर्स कहाँ तक बनी हुई हैं। तो लेकिन टूल्स क्या करते हैं, क्रिप्टो सेक्टर में जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो आ रहे हैं टूल्स भी आ रहे हैं। तो टूल्स क्या करते हैं, इन चीज़ों को ट्रैक करते हैं। सन क्रिप्टो में अगर मैं बात करूँ तो हमने ऐसे अलर्ट्स लगा रखे हैं कि कहीं से कोई यूज़र क्रिप्टो लाता है, तो क्रिप्टो लाते टाइम टूल्स उसको एनालाइज़ करता है कि ये फंड्स कहाँ से आया है।
प्योरली वॉलेट्स के इंटरेक्शन में है, जहाँ से भी ओरिजिनेट हुआ, जहाँ वॉलेट क्रिएट हुआ, फंड आया, कितने लेयर्स में फंड आया है, किस किस वेबसाइट के से इंटरेक्शन में ये फंड वॉलेट आया है, तो वो सब चीज़ें बताते हैं टूल्स। अगर किसी मिक्सर के टच में अगर कहीं कहीं आया, कितना भी चाहे वो कितना भी पार्ट आए, 1% फंड ही चाहे वो मिक्सर से आया हो उस वॉलेट एड्रेस पे, तो ये सब टूल्स बताते हैं। तो जिस भी एंटिटी के पास आता है फंड, वो एक एनालिसिस करती है कि हाँ, ये जो अमाउंट आई है रिस्की है या नहीं है, या ऐसा कोई वेबसाइट ये कि या जो वॉलेट एड्रेस है कि किसी ऐसी वेबसाइट से तो फंड नहीं हो रहा जो इलिसिट एक्टिविटीज में है, जो पीएमएलए में आएंगी। तो ये चीज़ें पॉसिबल इसीलिए होती है कि ब्लॉकचेन ओपन है। ओपन मतलब मीन्स कोई भी जाके देख सकता है डेटा को। मुझे डेटा रीड करना, आप डेटा आप देख सकते हैं। ट्रेडिशनल फाइनेंस में ये से भी अच्छा मुझे वेब3 लगता है फाइनेंस में, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ट्रैक हो जाती हैं। सपोज करो मुझे मनी लॉन्ड्रिंग करनी है क्रिप्टो के थ्रू, तो मुझे बहुत सारे चेक्स प्रोसेस करने पड़ेंगे। मैं एक एड्रेस से बी पे भेजता हूँ, बी से सी पे, डी से एफ पे, मैंने चाहे 100 लेयर्स बना दी, टूल्स उसको ट्रैक कर लेगा कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, है ना। और टूल्स ही नहीं, मैं अगर बिटकॉइन की पे देखूँ तो मैं एड्रेस डालूंगा किसी भी एक स्कैनर पे, वो पूरा दिखा देगा किस एड्रेस से फंड हुआ है, कहाँ कब किस स्टेट पे कितना फंड कहाँ घूमा। और ये रियल टाइम हो सकता है। ओके, सनक्रिप्ट में एग्जांपल, सनक्रिप्टो किसी यूजर ने किसी भी एक इलिसिट एक्टिविटी की वेबसाइट से फंड लाया और वो 10 टाइम्स लेयर बनाया और आ गया, तो सनक्रिप्टो का अलर्ट जनरेट होगा टूल्स के थ्रू कि हाँ ये इस वेबसाइट से फंड आया है, इंस्टेंट पता लग जाएगा। मगर ट्रेडिशनल फाइनेंस देखो, मैं बैंक्स की एग्जांपल लूँ, बैंक्स में क्या होता है, मेरा अकाउंट मान लो किसी कोटक महिंद्रा बैंक में है, आपका अकाउंट आईसीआईसी बैंक में, मैंने आपको फंड भेजा, तो आईसीआईसी बैंक को पता है किस अकाउंट से पैसे आए, मेरे कोटक महिंद्रा का अकाउंट नंबर आपको पता होगा। सपोज करो आपका फंड यस बैंक में जा रहा है, तो यस बैंक को ये नहीं पता कि कोटक महिंद्रा आप या आईसीआईसी बैंक से पहले कोटक महिंद्रा के किस अकाउंट से आपके पास पैसा आया था। ये रियल टाइम नहीं पता लगा, क्योंकि सिर्फ आपके बैंक को मेरे को बैंक को पता है, वो आपने जिस भी बैंक में क्या पैसे भेजा अब आप दोनों को पता है। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता। ब्लॉकचेन में आप किसी भी लेयर पे जाके देख सकते हैं कि ये फंड कहाँ से काम हुआ है, इजीली ट्रैकेबल है। तो इजीली ये जो ट्रांजेक्शन है इजीली ट्रेसेबल है और इसमें रियल टाइम एक्शन ले सकते हैं। रिसेंटली इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज वजीरेक्स, दे फेस्ड द बिगेस्ट क्रिप्टो हैक ऑफ इंडिया, $250 मिलियन। वो केस में भी टोर्नाडो कैश का यूज़ हुआ था। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है दैट दे वर एबल टू रिकवर सम फंड्स अराउंड $4 मिलियन, बट बाकी के फंड्स क्यों रिकवर नहीं कर पाए? हमें पता है कि कौन से एड्रेसेस पे फंड्स ट्रांसफ़र हुए हैं, ट्रांजेक्शन्स कहाँ से कहाँ हुए, चेन एनालिसिस हुआ था। इन दिस केस क्यों हम पूरे फंड्स रिकवर नहीं कर पा रहे? वजीरेक्स का एक तो ये जो हैक था, एक बहुत बड़ा हैक था इंडिया का। क्रिप्टो में ऐसे हैक होते रहते हैं, बिलियंस में हैक होते हैं एवरी ईयर क्रिप्टो में, क्योंकि हैक्स भी एक होते हैं कि हैकर्स भी टारगेट क्रिप्टो को इसलिए करते हैं कि इनका जो नेचर है वो डिसेंट्रलाइज है, और दूसरा इनकी लिक्विडिटी मिल जाती है क्रिप्टो को सेटलमेंट करने के लिए। वजीरेक्स के केस में टोर्नेडो यूज हुआ था, पर प्रॉब्लम ये है कि जो भी हैक हुए वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के टोकन्स हैक हुए थे। इथेरियम बाय डिफॉल्ट डिसेंट्रलाइज है, बाकी ब्लॉकचेन से तो ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन है। इसमें क्या है कि कोई भी टोकन्स हैं उनको फ्रीज नहीं कर सकते। वजीरेक्स हैकर ने जितने भी टोकन्स हैक किए थे उन्होंने स्वैप किया सबसे पहले इथेरियम में, क्योंकि टोकन्स सारे होते हैं, जो भी टोकन्स वो कस्टम मैंने प्रोग्रामिंग होती है। सपोज मैंने कोई एक टोकन लिख रखा है, मैं उसमें अपने रूल्स डिफाइन कर सकता हूँ, मैं इसको मिंट कर सकता हूँ, बर्न कर सकता हूँ, उसको ट्रांजेक्शन पॉज कर सकता हूँ। जो भी हैकर था वो समझदार ये था कि उसने टोकन्स में फंड रखा ही नहीं, क्योंकि अगर वो यूएसडीटी रखेगा तो यूएसडीटी के या यूएसडीसी के कॉन्टेक्स्ट में एक फंक्शन है कि वो उस पर्टिकुलर वॉलेट एड्रेस को ब्लैकलिस्ट कर सकता है, तो वो फंड वहां से निकलेगा नहीं। पर हैकर ने क्या किया था, जैसे ही हैक किया उसने इंस्टेंट ही स्वैप कर दिया था इथेरियम में। ओके, जब इथेरियम एक नेटिव टोकन है इथेरियम ब्लॉकचेन का, अब वो टोकन फ्रीज नहीं कर सकता,
क्योंकि वो किसी ने नहीं लिखा, ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ नहीं है, टोकन नहीं है, कोई एसेट फ्रीज है। टूल्स को पता है ये किस किस वॉलेट एड्रेस से कहाँ कहाँ गया है, लेकिन एड्रेस की ओनरशिप तो पता नहीं कर सकते ओनर कौन है। उस एड्रेस को इथेरियम फ्रीज नहीं कर सकते क्योंकि ब्लॉकचेन में वो फंक्शन नहीं है। अगर कोई टोकन होता, कस्टम लिखा हुआ था, उस पर अगर फंक्शन होता तो हम ब्लॉक फ्रीज कर सकते थे। उन्होंने हैकर ने स्मार्टली पहले कन्वर्ट किया इथेरियम में, फिर उन्होंने टोर्नेडो कैश यूज किया। टोर्नेडो कैश यूज किया ताकि वो अपना जो फाइनल एड्रेस है उसको हाइड कर सके। अब जितने भी अब जैसे जो कन्वर्ट करता गया, उसके वॉलेट एड्रेस हाइड होते गए। अब जो जो भी टूल्स है ना, वो मिक्सर्स के बाद टाइम भी लेते हैं फाइंड करने में एक्चुअली फंड कहाँ किधर किधर मूव हुआ होगा। तो रीजन ये भी है कि एक तो टोकन इथेरियम में है, जो फाइनल जो स्वैप हुआ इथेरियम हुआ उसको आप फ्रीज नहीं कर सकते। दूसरा, टोर्नेडो यूज करने के बाद बहुत सारे वॉलेट एड्रेस पकड़ में नहीं आए कि अब ये टोर्नेडो कैश के बाद फंड कहाँ गया, और अगर गया तो किस जे पॉइंट पे जाके कैश आउट हो रहा है, अगर कैश हुआ आउट हुआ भी नहीं हुआ। तो ये इश्यू है जो वज्रक सभी शायद वो नहीं सोल्व कर पाए। सर शायद यही अटैक इंडिया का कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वापस फेस कर सकता है। इन दैट केस व्हाट आर सम ऑफ दोस सिक्योरिटी मेजर्स सन क्रिप्टो हैज टेकन टू प्रिवेंट सच हैक्स एंड टू सेफगार्ड यूजर्स मनी? हैक्स होते रहते हैं, जैसे मैं पहले बताए थे, बिलियन क्रिप्टो इंडस्ट्री में तो एक एवरी ईयर $1 बिलियन में हैक होते हैं। ये किसी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। हर एक प्लेटफॉर्म्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो यूजर्स के फंड को सिक्योर रखे। सिक्योरिटी अगर जैसे बात करते हैं तो सिक्योरिटी सिर्फ फंड्स की नहीं होती। एज एन एक्सचेंज सिक्योरिटी दो टाइप से हमारे काम करती है, एक प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी, एक फंड्स की सिक्योरिटी। दो बोथ आर डिफरेंट। अगर जैसे हमारा फंड अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेटफॉर्म कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और अगर प्लेटफॉर्म कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि फंड्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, क्योंकि दोनों इंटरलिंक नहीं होते। हम जो फंड रखते हैं वो प्लेटफॉर्म से अलग रखते हैं, उनकी कीज प्लेटफॉर्म से लिंक नहीं होती, वो कोल्ड स्टोरेज में होती है। पर यह है कि हम सिक्योरिटी के मेजर्स लेके चलते हैं। प्लेटफॉर्म की भी सिक्योरिटी हम के मेजरमेंट अलग होते हैं, फंड्स के सिक्योरिटी मेजरमेंट अलग होते हैं। हम रेगुलर, जैसे अगर मैं पहले प्लेटफॉर्म की बात करें सिक्योरिटी की, तो वीएपीटी होता है, टेस्टिंग होती है। हम तो ये जैसे हमारी टेक टीम है उसकी यही कोशिश होती है कि कोई भी वुलनरेबिलिटी ना रहे प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि अगर जैसे मान लो सनक्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे यूजर्स की क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम है, मोबाइल है, ईमेल है, आपकी केवाईसी इन्फॉर्मेशन है, आपके बैंक डिटेल्स भी हमारे डेटाबेस में है। सनक्रिप्टो बाय डिफॉल्ट एनक्रिप्टेड फॉर्म में उनको सारे डेटा को रखता है। हम जितने भी सिक्योरिटी मेजरमेंट हम होते हैं वो सब इंडस्ट्री के हिसाब से हम मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ भी एक, जैसे मान लो कोई भी आपका डेटा ब्रीच होता है, आपका डेटा किसी भी हैकर के पास जाता है, वो आपको उस डेटा के बिहाफ पे टारगेट कर सकता है। सिर्फ आपका फंड ही नहीं, आपको अगर प्लेटफॉर्म भी से भी कोई डेटा लीक होता है तो भी आपकी इंफॉर्मेशन के साथ आपको कोई हैकर टारगेट कर सकता है। तो हमारा तो ये कोशिश ये करते हैं कि दोनों चीज़ सिक्योर रहें। तो प्लेटफॉर्म्स के लिए हम जितने भी, जैसे हर एक चीज़ अपडेटेड रहती है, हम हर एक चीज़ अपडेटेड रखते हैं इंडस्ट्री वाइज। सिक्योर डेटा सेंटर है, जो भी AWS है या गूगल क्लाउड है, हम जो यूज़ करते हैं, डेटा भी हमारा सारा एन्क्रिप्टेड होता है। रेगुलर वीएपीटी होते हैं प्लेटफॉर्म पे। अब अगर मैं फंड की बात करूं, फंड्स जो हम स्टोर करते हैं वो कोल्ड स्टोरेज में होता है। कोल्ड स्टोरेज की प्राइवेट कीज नहीं होती, मतलब प्राइवेट कीज तो होती है लेकिन वो सॉफ्टवेयर से या फिर प्लेटफॉर्म से लिंक नहीं होती, वो कहीं और दूसरी जगह होती हैं, जिनको कंट्रोल हार्डवेयर से करते हैं। हम जो सर्विसेज यूज करते हैं वो लेजर एंटरप्राइज की करते हैं। लेजर इस इंडस्ट्री में सबसे वेल नोन प्लेटफॉर्म है इन द बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट या क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में हम ले तो जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म होते हैं वो मल्टी सिग्नेचर से होते हैं। मल्टी सिग्नेचर इन द सेंस कि कोई भी एक पर्सन ट्रांजैक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। सपोज करो मैं फाउंडर हूँ सन क्रिप्टो का, और जैसे कोई सन क्रिप्टो में बाकी फाउंडर्स हैं, वो एक सिंगल डिसीजन नहीं ले सकते फंड्स को निकालने का। कंपनी में इंटरनली एक स्ट्रक्चर है कि कोई भी जब फंड्स का इन्हें आउट करना है तो एक रूल सेट है कि आउट ऑफ 4 पीपल 3 साइन करेंगे जब भी ट्रांजेक्शन होगा। तो
हम जो मेजरमेंट है फंड्स को लेके वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुझे अभी फंड निकालना है, मैं फाउंडर हूँ, मेरे पास कंट्रोल है, मैं निकाल लिया, नहीं। एज ए फाउंडर में आप किसी भी यूजर के फंड को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि मुझे बाकी और सिग्नेचर नहीं मिलेंगे। हम कभी भी जितने भी डिवाइसेज हैं हम सेम प्लेस में नहीं रखते, सेम कंप्यूटर से एक्सेस नहीं करते, सेम नेटवर्क से भी एक्सेस नहीं करते उन डिवाइसेज को। सपोज हमारे ऑफिस में मैं एक्सेस कर रहा हूँ, मेरी डिवाइस को एक्सेस कर रहा हूँ, मेरा नेटवर्क वुलनेरेबल है, तो सिर्फ मेरी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ होगी, बाकी डिवाइसेस सेफ रहेंगी। क्योंकि वो जो डिवाइसेस सिग्नेचर कर रही हैं, वो किसी और इंटरनेट कनेक्शन से कर रही होंगी, किसी और सिस्टम से कर रही होंगी। तो हम जितने भी प्रैक्टिस फॉलो होती हैं, वो करते हैं। हम लेजर की भी सर्विस इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि लेजर एक वेल नोन एक प्लेयर है इंडस्ट्री का, जो बेस्ट सर्विसेज देता है। हम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर दोनों लेजर का यूज़ करते हैं। लेजर ने हमको इंश्योरेंस भी दे रखा है अप टू $150 मिलियन का। ये पूरी लेजर का है, इंश्योरेंस है। सपोज किसी भी एक्टिविटी से हमारा फंड गायब होता है या फिर कुछ भी होता है, तो लेजर एक इंश्योरेंस देता है कि हम या इतने अमाउंट तक कवर रखेंगे। व्हाट इज कोल्ड स्टोरेज एंड हॉट स्टोरेज? ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्रिप्टो में अलग अलग तरीके से वॉलेट होते हैं जहाँ पे यूजर अपने अपने फंड्स स्टोर कर सकते हैं। टाइप्स जो मेजरली टाइप्स होते हैं वो हॉट्स होते हैं और कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट होते हैं जिनकी प्राइवेट कीज कहीं ना कहीं इंटरनेट पे होती हैं। मैं एग्जांपल हॉट वॉलेट्स और ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है। इनकी प्राइवेट क्या होती है, कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्शन में आती है। मैं जब भी ट्रांजेक्शन करता हूँ तो एक इंटरनेट से ट्रांजेक्शन होता है। मैं मेटामास्क में अमाउंट डाला, किसको एड्रेस डाला, मैंने ना सबमिट किया, तो वो एक इंटरनेट से कनेक्शन में आया। जो जो सिग्नल जनरेट होता है वो इंटरनेट के थ्रू होता है। मेटामास्क अपने जो कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, चाहे वो मोबाइल के अंदर ही उनका फंक्शन काम करता हो या उनके सर्वर से काम कर रहा होगा, लेकिन वो जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। मतलब वो की इंटरनेट नेट के कनेक्शन में आज आ गई और वो ट्रांजेक्शन हुआ। या मैं कोई भी किसी भी वॉलेट की प्राइवेट की मैं है मेरे पास, मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो वो एक ऑनलाइन कहीं है, किसी सर्वर पे वो की है, वहाँ से सिग्नेचर जनरेट हुआ, वो इंटरनेट पे आ गई। इनको बोलते हैं हॉट वॉलेट्स। कोल्ड वॉलेट्स में क्या होता है, जो कोल्ड वॉलेट एक अलग डिवाइस होती है, उसकी प्राइवेट की भी उसी डिवाइस में होती हैं और वो इंटरनेट के कनेक्शन में नहीं आती। जैसे मुझे अगर कोई ट्रांजेक्शन सबमिट करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जो भी वॉलेट प्रोवाइडर होगा कोल्ड वॉलेट, उसके एप्लीकेशन या उसका वेब एप्लीकेशन या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो भी होगा, उसमें मैं अपने डिटेल सबमिट करूँगा। मुझे किस एड्रेस पे भेजना है, किस कितना अमाउंट भेजना है, किस ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन करना है। वो डेटा जाता है ब्लूटूथ या किसी वायर के थ्रू कनेक्ट होता है कोल्ड वॉलेट से। कोल्ड वॉलेट पर डेटा गया, वहाँ से वो कोल्ड वॉलेट इंटरनली बिना इंटरनेट के साइन जनरेट करेगा और वापस ट्रांसमिट करेगा एप्लीकेशन को। वहाँ से वो प्राइवेट की नहीं देता एप्लीकेशन को, सिर्फ ट्रांजेक्शन साइन करके देता है कि हाँ जो डेटा मिला, ट्रांजेक्शन का ट्रांसफर डेटा मिल रहा है, तो ट्रांसफर का साइन करके जनरेट करके वापस वो एप्लीकेशन दे देगा। एप्लीकेशन उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है ब्लॉकचेन पे। तो कोल्ड वॉलेट्स की प्राइवेट कीज कभी इंटरनेट के संपर्क में नहीं आती। इससे ये होता है कि बाई चांस मैं किसी एक वुलनेबल वेबसाइट पे या फिर किसी भी वॉलेट पे या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म में एंटर करता हूँ और एंटर करते ही वो हॉट वॉलेट्स में से मैंने इंटरेक्ट किया, हॉट वॉलेट में अंदर की होती है, वो उस प्लेटफॉर्म को पता लग गई। कोल्ड वॉलेट में क्या होता है, अगर मैं किसी वेबसाइट पर इंटरेक्शन किया तो मेरा ओनली सिग्नेचर जाता है वहाँ पे, जो प्राइवेट कीज होती वो नहीं जाती। एक सिग्नेचर जनरेट होगा तो जो भी वुलनेबल साइट है उसके पास जाएगा सिर्फ सिग्नेचर। तो सिर्फ जो मैंने टास्क परफॉर्म किया था वो वही टास्क परफॉर्म होगी। बाद में वो वेबसाइट उस सिग्नेचर के थ्रू प्राइवेट की नहीं निकाल सकता या ना ही वो कोई और ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकता है। Okay. So my final question is, what are some of your long-term goals with Sun Crypto, and how do you see it contributing to the broader Web3 ecosystem? सन क्रिप्टो में हमारी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है वो तो फंड्स के रिगार्डिंग रहती है कि हम फंड्स को कैसे सेफ रखें, क्योंकि यूजर का ट्रस्ट हमारे ऊपर है, वो हमको हमारे प्लेटफॉर्म पे फंड्स रखते हैं सन क्रिप्टो पे। तो हम हर जैसे हम रेगुलर ऑडिट करते हैं तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं फंड्स की सिक्योरिटी। बाकी हमारा मोटिव ये रहता है कि हम यूजर्स को सुने और जो फीचर हम ऐड कर पाएँ वो ऐड करें सन क्रिप्टो में।
हम प्लानिंग चल रही है, जैसे अभी वेब 3 की बात हो रही थी, तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वेब 3 वॉलेट सन क्रिप्टो में, जो यूज़र्स को कंट्रोल देगा खुद के फंड को अपने पास रखने का। सन क्रिप्टो को यूज़र चाहे कि सन क्रिप्टो कंट्रोल में नहीं रखना फंड्स को, वो अपने कंट्रोल में ले सकता है। हम ये फीचर डेवलप कर रहे हैं और ये जल्दी आ जाएगा। यूज़र्स बहुत सारी डिमांड और भी होती है, जैसे फीचर्स की, फ्यूचर्स ट्रेड भी है, लेवरेज टोकन्स हैं, तो हम ये कंटिन्यू बिल्ड कर रहे हैं। चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं। सिक्योरिटी के लिए हम रेगुलर हमारे जैसे प्लेटफॉर्म या फंड हो, सिक्योरिटी मेजरमेंट करते रहते हैं, उनको भी और स्ट्रिक्ट करते रहते हैं। और जो मोटिव है वो यही है कि हम यूज़र्स को कैसे एजुकेट करें। जो नेक्स्ट हमारा जो अगले आने वाले साल में हम यही करेंगे कि जितने भी यूज़र्स जो क्रिप्टो में फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट हो रहे हैं वेब 3 में, उनको एजुकेट कैसे करें। हमारा जो अकेडमी है, सन क्रिप्टो अकेडमी, या यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, हम उन पे इसी से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं ताकि यूज़र चीज़ों को लर्न करे आसानी से वेब 3 पे इंटरेक्शन से पहले, ताकि वो स्कैम्स से बचे, फ्रॉड से बचे। क्रिप्टो में आप पता ही कितने स्कैम्स हैं, फ्रॉड हैं। तो हमारे यदि कोई भी यूज़र वेब 3 में आ रहा है तो वो एक सेफ एनवायरनमेंट में आए, वो एजुकेशन प्रॉपर हो उसके पास। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो वो इन्वेस्ट करने से पहले बताओ कि ये स्कैम तो नहीं है। इसी के रिगार्डिंग हम हमारे प्लेटफॉर्म पे जो इन्फॉर्मेशंस आती हैं, जहाँ ट्रेड करते हैं, तो हम चीज़ें अपडेट भी करते रहते हैं। दूसरा ये, जैसे हमारे पास बहुत सारे यूज़र हैं और भी ग्रोथ होगी, हम तो ट्राई करते हैं, मतलब हर एक प्लेटफॉर्म ट्राई करता है यूज़र अपने ग्रोथ की। तो हम तो ये जैसे अभी जो आने वाले 10 जितने भी साल हैं, कमिंग टारगेट ऐसा तो फिक्स नहीं बताऊँगा। पर हम तो जितना जल्दी हो सकता है उतना ट्राई करेंगे कि हम टियर 1 का कैटेगरी को भी क्रॉस करें। जैसे अभी जैसे बोला जाता है कि ये कंपनी टियर 1 कैटेगरी की है, टियर 2 है। तो हम तो प्रायोरिटी रहती है कि हम इंडिया के नंबर 1 एक्सचेंज बने। उसके साथ ही हम चीज़ों को भी स्केल करें, ताकि जैसे हम स्केल करेंगे, जैसे हम बड़े लेवल जाएँगे, तो प्लेटफ़ॉर्म के रिगार्डिंग या परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कोई इश्यू ना रहे। तो हम वो भी कंटिन्यू करते हैं, ताकि जब भी हम स्केल करेंगे तो कोई यूज़र्स को इश्यू ना आए। फीचर्स भी हम इंट्रोड्यूस करते ही हैं। तो बस यही मोटिव है कि हम अब कमिंग ईयर्स में यूज़र को एजुकेट करते हुए इंडिया के नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म बने। ओके सर, वेब 3 स्पेस में फ्रॉड्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। जैसे कि ये एक फ्रॉड है। हम देखते हैं कि यूट्यूब वीडियोज़ या फिर इंस्टाग्राम पे हमें एक मैसेज आता है कि एक वॉलेट में इतने फंड्स स्टोर्ड है, और वो यूज़र अपनी सीक्रेट फ्रेज़ जिसके थ्रू हम वॉलेट में लॉगिन कर सकते हैं, वो फ्रेज़ भी साथ में शेयर कर देता है। एंड वो हमें क्वेश्चन पूछता है कि हमें ये फ़ंड को ट्रांसफ़र कैसे कर सकता हूँ मैं दूसरे वॉलेट में। तो ये कैसा फ्रॉड है? इसमें जो अटैकर है, जो हैकर है, वो हमसे क्या चाहता है? एंड वो हमें कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करता है? ये ऐसे ये जो स्कैम्स हैं बहुत कॉमन स्कैम है। मैंने बहुत देखे हैं। मैं भी यूट्यूब की वीडियोज़ पे कमेंट होते हैं, या इंस्टाग्राम पे कमेंट होते हैं, या पर्सनली वगैरह मैसेज आते हैं कि ये मेरी सीड फ्रेज़ है, मेरा इतना फंड इस पे पड़ा हुआ है, मुझे नहीं आता कि फंड कैसे एक्सेस करते हैं। तो जो भी यूज़र देख रहा होगा उसको लगेगा हाँ, ये फ्रेज़ है, मैं मेटामास्क में डालता हूँ या किसी और वॉलेट में डालता हूँ, तो वहाँ देखते हुए हाँ, इस पे तो 1000 या 100 के यूएसडीटी पड़ा हुआ है, लॉटरी लग गई, मैं निकाल लूँगा। उस यूज़र के थॉट में ये आता है कि हाँ, अब एक जब स्कैम होता है तो स्कैम स्टार्ट ही लालच से होता है, ग्रीड से। तो वहाँ पे ग्रीड आती है कि हाँ, अब इस पे फंड पड़ा हुआ है, मैं निकाल सकता हूँ इसको। तो बेसिकली जैसे वो जो फंड होता है वो किसी न किसी नेटिव टोकन में नहीं होता, जितना मैंने देखा है वहाँ पे। वो किसी और टोकन में होता है। जैसे इथेरियम उस एड्रेस पे इथेरियम नहीं होगा, कोई टोकन होगा, यूएसडीटी होगा, कोई और टोकन होगा। और वो क्या करते हैं, स्कैमर्स क्या करता है, उस वॉलेट एड्रेस को एक किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लिंक रखता है। तो यूज़र को, जैसे मैं यूज़र हूँ, मुझे पता है इसे मैं अब उस पे मेरा यूएसडीटी दिख रहा है पड़ा हुआ, मुझे निकालने मुझे पता है इसे इथेरियम भेजना पड़ेगा गैस फीस के लिए। जैसे गैस फीस आएगी मैं निकाल लूँगा, ट्रांसफर कर लूँगा। पर होता क्या है, जो भी स्कैमर है वो उसको ऐसे फंक्शन रखता है कि जैसे भी इस पे नेटिव टोकन आए, इस एड्रेस पे, वो नेटिव टोकन इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाए किसी और एड्रेस पे। तो मैं जैसे ट्राई करूँगा कि मैं अब गैस फीस भेजता हूँ, सपोज़ मुझे $20 की गैस फीस चाहिए, तो मैं जैसे $20 ट्राई करता भेजता हूँ, तो इंस्टेंटली वो किसी और एड्रेस पे ट्रांसफर हो जाता है रियल टाइम पे।
तो वो जो गैस फीस जितनी रिक्वायर्ड उस साइड वो कभी होती नहीं है। तो जो वो एसेट पड़ा हुआ है यूएसडीटी वो कभी नहीं निकलेगा। कोई भी यूजर आके ट्राई करेगा उस एड्रेस पे गैस फीस डालने की, इंस्टेंट ट्रांसफर होती रहेगी किसी और स्कैमर के एड्रेस पे। तो ये कॉमन स्कैम है। एक और स्कैम होता है, एड्रेस पॉइजनिंग होता है। सपोज करो आपका एक वॉलेट एड्रेस है जो एंड हो रहा है XYZ से, स्टार्ट हो रहा है ABC से, या बीच में कुछ भी रैंडम डिजिट है। स्कैमर क्या करते हैं, जब भी आप उस एड्रेस से ट्रांजिट करते हो, किसी वॉलेट पे भेजते हो, स्कैमर क्या करते हैं, सिमिलर एक एड्रेस क्रिएट करते हैं जो शुरुआत भी आपकी एड्रेस से सिमिलर होगा, एंड भी आपके से हो रहा, बीच में कुछ अलग उसमें स्ट्रिंग्स होंगी, मतलब कुछ अलग कैरेक्टर होंगे। तो स्कैमर क्या करते हैं, जैसे आप किसी ट्रांजेक्शन किए, आपके वॉलेट पे वापस कुछ एंट्रीज आएंगी फंड्स की, अपनी इथेरियम में तो 0.001 इथेरियम आपके पास वापस आएगा, या कोई और करेंसी वापस आएगी, और वो आएगी सिमिलर आपके एड्रेस से। मतलब आप लगेगा आपको देखने में आपकी एड्रेस है, जबकि बीच में कहीं से वो थोड़ा चेंज होगा। तो उसमें सिनेरियो में क्या करता है यूजर, कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वहीं से कॉपी किया और ट्रांजेक्शन कर दिया। या मुझे किसी को मेरा एड्रेस भेजना है तो वो रिसीव के बटन पे ना दबा के, और वो क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री से ही एड्रेस कॉपी करके सामने वालों को सेंड कर देते हैं कि ये लो मेरा एड्रेस है, इसे भेज दो। पर जब बाद में जब ये स्कैम होता है, पता लगता है कि ये तो मेरा वॉलेट एड्रेस ही नहीं है। जब फिर बाद में मैच करते तो लगता है यार मेरा वॉलेट एड्रेस था, बीच में से हाँ ये थोड़ा अलग है तो मेरा एड्रेस चेंज हो गया। तो स्कैमर्स ये भी टारगेट करते हैं कि वो एड्रेस पॉइजनिंग के थ्रू सिमिलर एड्रेस से ट्रांजेक्शन करते हैं, यूजर जल्दबाजी में गड़बड़ करके और गलत एड्रेस कॉपी करके और ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। तो बिफोर गिविंग माई एड्रेस टू समवन, मुझे मेरा एड्रेस थरली चेक करना चाहिए, या फिर मुझे हर बार मैन्युअली जाके मेरे वॉलेट में से ही एड्रेस को कॉपी करना चाहिए? हॉट वॉलेट्स और कोल्ड दोनों में अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे जैसे मेटामास्क में यूज कर रहा हूँ या ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहा हूँ, तो हमेशा रिसीव के बटन पे क्लिक करने के बाद जो एड्रेस डिस्प्ले हो उसी को कॉपी करना है, या फिर जो QR देखिए उसको स्कैन करने के लिए देना है। हार्डवेयर वॉलेट्स में जब भी एड्रेस अपन देखने जाते हैं ना, तो 2 चीजें देता है, वेरीफाई थ्रू डिवाइस और डायरेक्टली कॉपी का। तो हार्डवेयर वॉलेट से भी डायरेक्टली कॉपी नहीं करना चाहिए, हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप एप्लीकेशन में गए, अपने वॉलेट के एप्लीकेशन में, वहाँ पे एक बटन होता है सेंड और रिसीव। जब आप रिसीव करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा वेरीफाई ऑन डिवाइस। तो जब भी वेरीफाई ऑन डिवाइस करेंगे तो वो एड्रेस पहले चेक करता है वेब उस पे कोल्ड वॉलेट में कि एड्रेस सही है गलत है। जब आप कंफर्म देते हो तो आपको स्क्रीन पे फिर जो एड्रेस दिखता है आपको वो कॉपी करना चाहिए, ना कि वो जो आपने डायरेक्ट कॉपी कर ली है। ऐसा ये दोनों में, चाहे हॉट हो कोल्ड हो, जब तक आप रिसीव के बटन से नहीं लेंगे एड्रेस, तब तक आपका एड्रेस नहीं है वो। हो सकता है आपने गलत कॉपी कर लिया हो। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमेशा रिसीव के बटन पे क्लिक करें और फिर एड्रेस कॉपी करें। एंड इन केस अगर कभी किसी के साथ फ्रॉड होता है एंड समवन लूजेस फंड्स, तो वो केस में वो यूजर कहाँ रिपोर्ट कर सकता है, एंड इज इट पॉसिबल कि वो फंड्स हम रिकवर कर सके वापस? पॉसिबिलिटी है फंड रिकवरी की। रिपोर्ट रिलेटेड साइबर पोर्टल है, इंडिया में साइबर क्राइम का पोर्टल है, हमको सबसे पहले वहीं पर रिपोर्ट करना है। अभी जो साइबर क्राइम है वो एजुकेट है, वो जानते हैं क्रिप्टो ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, स्कैम्स कैसे होते हैं, उनके पास एक अच्छा डेटा है, वो उनके पास नॉलेज भी है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे सन क्रिप्टो है, बाकी और प्लेटफॉर्म है, इनके साथ इंटरेक्शन होते हैं। साइबर पुलिस के पास टूल भी है जैसे चैनालिसिस है, TRM लैब्स है, इनके टूल्स भी हैं, इनके साथ भी उनके इंटरेक्शन होते हैं। तो साइबर पुलिस आज की डेट में एनफ एजुकेट है ट्रांजेक्शन को ट्रेस करने में। साइबर क्राइम पुलिस को ये भी पता है कि ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं ब्लॉकचेन पे, उनकी ट्रेसेबिलिटी कैसी है, वो टूल्स कैसे यूज करना है। अगर आपका अमाउंट किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट है जहाँ पे KYC है, तो साइबर क्राइम उसको आज इजीली ट्रेस कर सकती है और आपका फंड रिकवर हो सकता है। पर सबसे पहले तो यही है कि हमको सबसे पहले रिपोर्ट करना है साइबर क्राइम पोर्टल पे। जैसे हम रिपोर्ट करते हैं उसके बाद साइबर क्राइम अपना काम करेगी। ऐसा नहीं करना कि मेरे साथ स्कैम हो गया, मुझे अब ये रिकवर नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी है आपका फंड रिकवर हो सकता है, पर पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं cybercrime.gov.in इस पे जाके I can launch a report. Yes. Pramod sir, thank you so much for joining us today
एंड इतनी सारी इंसाइट्स शेयर करने के लिए। एनी लास्ट वर्ड्स दैट यू वांट टू शेयर विद द व्यूअर्स रिलेटेड टू ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी और वेब3 इकोसिस्टम? सबसे पहले तो अपने फंड्स को सिक्योर रखें, जितना हो सेल्फ कस्टडी यूज़ करें, वेब3 के बारे में सीखें जितने नॉलेज हो। अगर आपका बैकग्राउंड टेक से है तो आप एक्सप्लोर करें चीज़ें कैसे काम करती हैं। आप इन्वेस्ट करें, वाइजली इन्वेस्ट करें, अपनी रिसर्च से करें। अभी ग्रोइंग स्टेज है वेब3 के लिए, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। आप जितना सीखेंगे आपके लिए उतनी ही चीज़ें, रास्ते खुलते जाएंगे वेब3 में।